चंपक वन में पीलू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम गोलू था। पीलू स्वभाव से बहुत ही कंजूस चिड़िया थी। गोलू पढ़ लिख के विदेश गया और वहाँ पर एक बड़े से सेठ कड़क के यहाँ काम करने लगा। गोलू एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। बेटे को घर आया देख पीलू बहुत खुश होती है। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देख दूं। माँ, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। माँ, वही मेरे बचपन की दोस्त लवली। अरे लवली, वो तो बहुत गरीब है। उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरे विदेश रहने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दहेज से ही तो वसूल होगा। माँ, हमें दहेज क्यों चाहिए? हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन बेटा, तेरी शादी में खर्च तो बहुत होगा ना। माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो शादी लवली से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद गोलू और लवली की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन पीलू लवली को बुलाकर कहती है, बहू, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। अब हम घर का काम मिल बांट के करेंगे। बेकार में नौकरों को पैसा देने की क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, चल जाके पहले एक कप चाय बना के दे। लवली रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन देखती है कि गैस खत्म हो गई है। लवली अपनी सास के पास जाके कहती है, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं? रहने दे बहू, वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना चाय। लेकिन माँ जी, गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर। शादी की बहुत सारी पूड़ियाँ और सब्जी बच गई है, मैंने उसे फ्रिज में रख दी हूँ, हम वही खाएंगे। हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर लवली हक्का बक्का रह जाती है। लवली अपने पति के पास जाती है, गोलू, तुम्हारी माँ कितनी ज्यादा कंजूस है, भगवान ही बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस औरत नहीं देखी। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ फ्रिज में रख दी हैं और उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए कह रही हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगर गैस खत्म हो गई है तो मैं नया सिलेंडर ले आता हूँ। बासी खाना खाने की क्या जरूरत है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। तुम्हारी उम्र तो देखो। अरे बेटा, शादी में इतना पैसा खर्च हुआ है, गैस सिलेंडर लाके और पैसा क्यों खर्च करना? जब घर में खाना है तो घर का खाना खाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है? पर माँ, वो बासी खाना है। अरे, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ तुम लोगों से। तुम्हारा मन है तो तुम लोग बाहर खाना खा लो, लेकिन याद रखना उसमें भी बहुत पैसे खर्च होंगे। ऐसे अनाज फेंकने से क्या फायदा? मैं तो बस बहू को समझा रही थी। अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है तो तुम लोग के जो मन में आए करो। पीलू की जिद के आगे बेटे और बहू को झुकना पड़ता है और वे लोग बासी खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर लवली की तबीयत खराब हो ही जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने ही वाला होता है। अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। गोलू फिर से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो डॉक्टर को बुला के ही रहूंगा। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाई है, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को घर लेके आता है। बुलबुल डॉक्टर लवली का चेकअप करता है और कहता है, गोलू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। गोलू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बन आएगी। अगर समय रहते डॉक्टर साहब नहीं आते तो क्या होता, जरा सोचो। ये सुनकर पीलू शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी कंजूसी के कारण तेरी जान पे बनाई। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, लेकिन वादा कीजिए कि अब से जो जरूरी होगा उस पे खर्च जरूर करेंगी, अब कंजूसी नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर पीलू खुश हो जाती है और अपनी बहू को गले लगाती है। अपने बच्चे और बहू के साथ सही व्यवहार करती है, कंजूसी छोड़ देती है। गोलू अपनी माँ और पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। अब वो खुशी खुशी रहते हैं। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं?
पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू, तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है। यही सही मौका है, इसकी शिकार करने का। इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है। अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। एक समय की बात है, एक शहर में चंपक नाम का एक शेर पापा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम रिंकू और पिंकी था। चंपक के अंदर एक बहुत ही गंदी आदत थी। वो आदत थी आलस की। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था और देर तक सोता रहता था। पापा, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में बहुत देरी हो जाती है और टीचर से भी हमें बहुत डांट पड़ती है। आप सुबह जल्दी उठा करो ताकि आप हमें समय से स्कूल छोड़ सको। अरे बच्चों, मैं सुबह, यही तो दिक्कत है, मैं चाहकर भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। बहुत कोशिश करता हूँ पर नींद खुलती ही नहीं। हम भी तो जाग जाते हैं, आपकी नींद बस पूरी नहीं होती। बच्चों, मैं एक ऑटो तुम्हारे आने जाने के लिए लगा दूंगा, जो तुम्हें समय से स्कूल ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। तभी चंपक पापा के पापा यानी कि दादाजी आते हैं। बच्चों के लिए ऑटो लगा देगा, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठेगा। अरे पापा, आप फिर शुरू मत हो जाना। ऐसा कहकर चंपक पापा काम के लिए निकल जाते हैं, पर वो ऑफिस देर से पहुंचते हैं। पर उन पर तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उनके लिए कोई
नई बात नहीं थी। वो तो हमेशा ही लेट आते थे और बॉस की डांट सुनते थे। बॉस, चंपक टाइम देखो, आज तुम पूरे 2 घंटे लेट हो, तुम्हारी वजह से क्लाइंट भी चला गया। सॉरी सर, पर मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरी कंधों पर आ गई है। मुझे ही बच्चों को तैयार करना है, खाना बनाना है और स्कूल छोड़कर आना पड़ता है। बस इसी में लेट हो जाता हूँ। बॉस को चंपक पापा की बातें सुनकर तरस आ जाता है और वो उसे आगे कुछ नहीं कहते, लेकिन पापा अपनी आदत से अभी भी बाज नहीं आते और हमेशा की तरह ऑफिस लेट पहुंचते हैं और हर दिन एक नया बहाना बनाते हैं। एक दिन तो बॉस को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने चंपक से कहा, आज से तुम 1 घंटे बाद घर जाओगे। सबके जाने के बाद तुम्हें 1 घंटा रुककर ऑफिस में काम करना है, समझे? ठीक है सर। चंपक को 1 घंटे और रुककर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो इस बात से बहुत खुश था। तभी चंपक के पास उनके एक कलीग आए जिनका नाम चुन्नू बंदर था। अरे चंपक भाई, मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। आप ध्यान से काम करना, क्योंकि रात को यहाँ भूत आते हैं। एक बार मैं ऑफिस में रुका था, तब एक भूत ने मुझे पकड़ लिया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गया, पर उसके बाद से आज का दिन है। मैं कभी ऑफिस में रात को नहीं रुका। ऐसा कहकर चुन्नू बंदर वहाँ से चला जाता है। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, असल में कोई भूत वूत नहीं होता। मैं तो 1 घंटा सो जाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। काम कौन करने आया है यहाँ? 5 बज जाते हैं और सभी लोग ऑफिस से चले जाते हैं। चंपक अपने कैबिन में ही बैठा रहता है और सबके जाने के बाद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। लेकिन तभी उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो देखता है कि दरवाजे से उसके कैबिन के अंदर एक फाइल चलती हुई आ रही है। उसे देख वो डर जाता है। अरे ये फाइल अपने आप कैसे चल रही है? कहीं वो चुन्नू बंदर सही तो नहीं कह रहा था? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। हे भूत महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से यहाँ कभी नहीं रुकूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। फाइल अभी भी चले जा रही थी। चंपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाता है और तेजी से भागने लगता है। गार्ड उसे देखता है तो चंपक उससे कहता है, भाग जाओ, ऑफिस के अंदर भूत है। कौन सा भूत? मैं भी तो देखूं जरा। गार्ड ऑफिस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि फाइल अपने आप चले जा रही थी। गार्ड फाइल को उठाकर देखता है तो पाता है कि फाइल के नीचे तो एक छोटा चूहा था जो इधर उधर भाग रहा था। लेकिन उस दिन के बाद से चंपक सुधर जाता है और आलस छोड़कर ऑफिस समय पर जाता है। एक शहर में आरती नाम की एक हिरन रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टिनी था। टिनी बहुत ही मासूम खरगोश थी। वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। एक दिन वो जब घर आई, मम्मी, मैं कभी भी स्कूल में मॉनिटर नहीं बनी हूँ। पता है, मेरा बहुत मन करता है मैं भी मॉनिटर बनूं एक बार, लेकिन मेरे टीचर मुझे मॉनिटर बनाते ही नहीं है। बेटी, तू उदास क्यों होती है? देखना, एक दिन तू भी मॉनिटर जरूर बनेगी। बस तू अच्छे से पढ़ाई कर और खुद डिसिप्लिन में रह। फिर देखना कैसे तेरी क्लास टीचर तुझे खुद ही क्लास का मॉनिटर बना देगी। काश मम्मी ऐसा ही हो। कुछ दिन बाद क्लास के मॉनिटर मोनू लोमड़ की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह स्कूल में नहीं आ पाता और पायल टीचर बहुत सोचने के बाद क्लास के लिए एक मॉनिटर को चूज करती है, जिसमें से एक वह टिनी को चुनती है। बच्चों, क्लास में कोई मॉनिटर ना होने की वजह से मैंने क्लास मॉनिटर के लिए इस बार टिनी को चुना है और आज से क्लास टीचर मॉनिटर टिनी ही होगी। सब इसकी बात मानेंगे। टिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे पता नहीं था कि एक क्लास मॉनिटर का क्या क्या काम होता है और वो क्या करते हैं। मैम, मगर मुझे तो पता ही नहीं है कि क्लास मॉनिटर क्या करते हैं। अरे टिनी, इतना मत घबराओ, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी कि क्या काम करना है। ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्ची, मैं तुम्हें समझा दूंगी। ठीक है मैम। टिनी को मॉनिटर बने 2 दिन हो गए थे, मगर उसे अभी तक पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है। तभी एक दिन टिनी की टीचर पायल मैम टिनी से कहती हैं, सुनो टिनी, तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कि कोई बच्चा शोर न मचाए और शैतानी ना करे। ठीक है मैम। पायल मैडम चली जाती हैं। इनके जाते ही
सभी बच्चे यहाँ से वहाँ शोर शराबा करने लगते हैं और उनका शोर क्लास के बाहर तक जाने लगता है। टिनी के मना करने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर में टीचर आ जाती हैं और ये सब देख टिनी से कहती हैं, ये सब क्या है टिनी, इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने और इन बच्चों को तुम चुप क्यों नहीं करवा रही? मैडम मैंने तो इन्हें बहुत समझाया मगर ये मेरी एक भी नहीं सुन रहे। अच्छा ऐसी बात है तो बेटा अब से जब मैं कमरे से बाहर जाऊंगी तो तुम शैतानी करने वाले बच्चे का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, फिर मैं आकर उन्हें पनिशमेंट दूंगी। जी ठीक है मैम। और ये लो टिनी, ये अटेंडेंस रजिस्टर है, इसे तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करके आओ, जाओ। ठीक है मैम। अगले दिन फिर से मैडम को काम होता है। वे क्लास से बाहर जाती है तो टिनी मस्ती शोर करने वाले बच्चों का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। मैडम जब आती हैं तो ब्लैक बोर्ड पर नाम देखकर कहती हैं, ये जिसके नाम लिखे हुए हैं वह हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, चलो। तभी टिंकू शेर, चुन्नू भालू और ओमी लोमड़ा खड़े हो जाते हैं और टिनी से भी गुस्सा हो जाते हैं। तुमने हमारा मैडम को नाम दिया था ना, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो निकलो यहाँ से, और ना हम आज से तुम्हारे दोस्त, हमारी कट्टी। टूनी दुखी हो जाती है और अपने घर जाती है। रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी इतनी सी बात से तो दुखी है, तुम तो चाहती थी ना कि तुम मॉनिटर बनो। अब जब मॉनिटर बनी हो तो बाबू ये सब समस्याएं तो सामने आएंगी ना, लेकिन ऐसे रोने से ठीक नहीं होगा, तुम्हें खुद ही ने सब कुछ ठीक करना होगा। बस थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा मेरी बच्ची। मैं समझ गई माँ, मुझे क्या करना है। अगले दिन वह स्कूल जाती है और हमेशा की तरह मैडम को काम होता है। वो बाहर चली जाती हैं। टिनी सभी पर नजर रखती है। सभी शांत बैठे थे। दोस्तों मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा नाम मैडम को नहीं देना चाहिए था, मगर एक मैं मॉनिटर हूँ ना, इसलिए मेरी ये ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों अगर तुम शोर मचाए बिना आराम से बात करोगे तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लिखूंगी। ये तो बहुत अच्छा है टिनी, अब से हम शोर नहीं मचाएंगे, अब से हम सभी दोस्त बनकर रहेंगे टिनी। इस तरह से टिनी सभी से दोस्ती भी कर लेती है और मॉनिटर होने की ड्यूटी भी पूरी करती है। बदलापुर एक छोटे से गांव था। यहाँ बबलू अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल बहुत गरीब था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम दे नहीं रहा था। एक दिन बबलू बर्गर खा रहा था, तब उसका ससुर आकर उसे कहता है, हाँ दामाद जी, अच्छे से बर्गर खा लो, सुबह सुबह बर्गर खा लो। हम लोगों के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, लेकिन आप ना बर्गर खा लो। क्या हुआ ससुर जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो क्या करूं दामाद जी, घर में इतनी परेशानी है, गरीबी है, लेकिन आपको एक भी काम नहीं मिल रहा है और आप बर्गर खा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं पर मजदूरी कर लो, हम सब भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बबलू बहुत दुखी होता है। बबलू काम की तलाश में घूम रहा था। फिर वो चाय पीने के लिए एक जगह रुका। वहाँ कालू कौवा आया और बात करने लगा। क्या भाई बबलू, कैसे हो? मैं तो आज शहर जाकर बर्गर खा के आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा बर्गर मिलता है। अरे कालू भाई, मैं भी गांव का बर्गर खाया हूँ, लेकिन यहाँ तो सैंडविच और बर्गर में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन तुम बर्गर खाने के लिए इतनी दूर गए, तुम्हारे पैसे खर्च हुए होंगे। देखो भाई, मुझे तो स्वाद अच्छा मिलना चाहिए। अपने गांव के जंगल में एकदम घटिया बर्गर मिलता है। गांव के लोग बर्गर क्या होता है पता ही नहीं है इनको। उनके लिए वड़ा पाव और बर्गर एक ही तो होता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज ऐसा ही फिसल जाता है। मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग हैं शहर जाकर बर्गर खाते हैं। मैं तो कहता हूँ बबलू भाई, कोई अपने ही गांव में छोटा सा ठेले भी बर्गर का खोल ले तो वो बहुत कमाई करेगा। ये तो आप सही कह रहे हो कालू भाई, मैं एक बार शहर जाकर बर्गर खा के आता हूँ। उसके बाद से बबलू एक दिन शहर जाकर बर्गर खा के आता है। उसके बाद वहाँ पर खाना बनाने की किताबें पढ़ता है और उससे जल्दी ही वो सभी तरह के बर्गर बनाने सीख जाता है। शहर से वापस आकर बबलू अपने दोस्तों को बर्गर्स खिलाता है। सभी को उसके अलग अलग बर्गर्स बहुत पसंद आते हैं। ससुर जी, मैं कुछ काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या काम शुरू करने वाले हो बबलू जी? आप इतने टाइम शहर में क्या सीख के आए हो?
और पैसे जमा कर लिए हो क्या? बिना उसके तो कोई काम नहीं शुरू कर सकते। आप बस देखते जाइए ससुर जी। ठीक है, देखते हैं अब क्या कमाल करोगे। ऐसे ही एक दिन बबलू बर्गर बनाने लगता है और कालू को बर्गर खाने के लिए बुलाता है। कालू अपनी पत्नी सुंदरी के साथ बर्गर खाने के लिए आता है। अरे वाह बबलू भाई, ये तो शहर से भी बहुत ज्यादा टेस्टी बर्गर है। ऐसा बर्गर आप अपने गांव में बना रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं शहर नहीं, आपके ही यहाँ बर्गर खाने आऊँगा। अगर तुम्हें पसंद आया है तो सभी को पसंद आएगा कालू भाई। जल्द ही बबलू की बर्गर की दुकान बहुत धूमधाम से चलने लगती है। जल्दी ही वो मुनाफा कमाकर अमीर हो जाता है। ससुर जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्गर का काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने परिवार के लिए एक घर खरीद लिया हूँ। अब हम सब जल्द ही वहाँ रहने जाएंगे। बर्गर बेचकर कौन घर खरीदता है दामाद जी? घर तो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। आप घर को कल ही देख लेना ससुर जी। और हाँ, आपको मैं अपने हाथ का बर्गर भी खिलाऊंगा। अगले दिन बबलू अपने ससुर को और बाकी के परिवार वालों को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। घर देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और अचंभित हो जाते हैं। बबलू का बड़ा सा बर्गर के आकार का घर था। अरे वाह दामाद जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने अपने काम को इतना बड़ा कर दिया कि घर भी वैसा ही बना दिया है। मैं तो आपसे बहुत नाराज रहता था क्योंकि मुझे लगता था आप आलसी और कामचोर हैं। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान चलाई और अपना घर भी बना लिया। आखिर दामाद हो तो आपके जैसा। आपका आशीर्वाद है ससुर जी। अब ये बर्गर खाइए। और बबलू के बर्गर का घर पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। उसका बर्गर का घर इतना फेमस हुआ कि वहाँ पर देश विदेश से लोग पिकनिक मनाने आते थे। इससे उसकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। अपनी मेहनत और लगन से बबलू आगे भी स्वादिष्ट बर्गर बनाता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। चीनू और पिंकी दोनों भाई बहन हैं और अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। आज चिल्ड्रंस डे है, इसलिए सुबह सुबह उनके मम्मी पापा उनके पास आते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों, आज बताओ क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। मम्मी आप आलू का पराठा बना दो, मुझे वो बहुत पसंद है। और चीनू तुम? मैं भी आलू का पराठा खा लूंगा, मुझे भी तो ये बहुत पसंद है। बाकी तो आज स्कूल में पार्टी रखी ही गई है, वहाँ भी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। चलो बच्चों, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आ जाता हूँ। दोनों बच्चे नहा धोकर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तब तक उनकी मम्मी आलू के पराठे बना देती है। दोनों पराठे खाकर स्कूल के लिए पापा के साथ निकल जाते हैं। पापा दोनों को स्कूल में छोड़ देते हैं। बच्चों आज खूब मस्ती करना, आज तुम्हारा ही दिन है। बाकी मेरी तरफ से भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। पापा ऐसा कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और चीनू और पिंकी अपनी क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आज उनकी क्लास बहुत ही सजी हुई है। फूल मालाएं और रंगोली बनी हुई है। कुछ देर बाद उनके क्लास टीचर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, आप पर कोई बंदिश नहीं है। वैसे बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं? तभी पिंकी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है, सर हम चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती उत्सव है और उन्हें क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे तो आज के दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। गुड पिंकी। इसके बाद क्लास टीचर वहाँ से चले जाते हैं और सभी बच्चे ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं। कोई क्रिकेट खेलने लगता है तो कोई बैडमिंटन तो कोई फुटबॉल। आज सभी बच्चे बहुत खुश थे। पिंकी और चीनू भी बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी पिंकी की नजर स्कूल के बाहर खड़े 2 गरीब बच्चों पर जाती है, जिनके कंधों पर थैले लदे हुए थे और उनके कपड़े फटे हुए थे, जो उन्हें बड़ी आस भरी नजरों से देख रहे थे। पिंकी को उन पर बहुत दया आती है, इसलिए वो उनके पास जाती है और कहती है, तुम भी हमारे साथ खेल
खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, चलो हमारे साथ। चीनू और पिंकी उन दोनों बच्चों को स्कूल के अंदर ले आते हैं और उन्हें भी अपने साथ खिलाते हैं और खाने के लिए मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं। अब हम चलते हैं, हमें कबाड़ इकट्ठा करना है। अगर कबाड़ इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, हमें खाना भी नहीं मिलेगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाते? हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस बहुत महंगी होती है जो हमारे माँ बाप नहीं भर सकते। तभी उन बच्चों पर गार्ड की नजर पड़ती है और वो उन्हें स्कूल से बाहर निकालने लगता है। चलो चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। 2 मिनट के लिए नजर क्या हटी, तुम तो अंदर ही घुस गए। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड अंकल, इन्हें मत निकालो ना, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दो। अरे बेटी, इन्हें बाहर नहीं निकाला तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। तभी चीनू के क्लास टीचर उनके पास आते हैं। कोई तुम्हें काम से नहीं निकालेगा, ये भी बच्चे हैं, इनका भी खेलने का मन करता है, खेलने दो इन्हें। बच्चों, तुम स्कूल में पढ़ना चाहोगे? बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। शिक्षा पर सभी का हक है और कल तुम अपने माँ बाप को स्कूल लाना, मैं उनसे बात करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाऊंगा। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, साथ ही चीनू और पिंकी भी, क्योंकि उन्हें नए दोस्त जो मिल गए थे, इसलिए वो सभी मिलकर खेलते हैं और चिल्ड्रंस डे का सही फायदा उठाते हैं। एक शहर में चीनू नाम का बंदर अपनी बहन सिम्मू और मम्मी पापा के साथ रहता था। उनके स्कूल में उन्हें उनके टीचर ने पेड़ों का महत्व बताया और उन्हें पेड़ लगाने के लिए कहा। पापा, हमें आंगन में पेड़ लगाने चाहिए। हमारे टीचर ने हमें बताया कि पेड़ बहुत जरूरी होते हैं और इनसे हमें फल और ऑक्सीजन मिलती है। सही कहा बच्चों, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सब सच ही बताया। वैसे तुम बताओ, तुम किस किस का पेड़ लगाना चाहते हो? पापा, मैं तो अनार का पेड़ लगाना चाहता हूँ। पापा, मैं आम का, क्योंकि मुझे आम खाने को मिल जाएंगे ना। ठीक है, कल हम सभी आंगन में पेड़ लगाएंगे। अगले दिन पापा मम्मी बच्चों के साथ मिलकर पेड़ लगाते हैं। सिम्मू और चीनू सबसे पहले मिट्टी खोदते हैं और उसमें एक एक करके पेड़ बो देते हैं और फिर उसके ऊपर पानी भी डाल देते हैं। पेड़ों को पानी देने के बाद सिम्मू और चीनू घर आ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। भाई, कल सुबह तक मेरा पेड़ बड़ा हो जाएगा ना? पता नहीं सिम्मू। तभी उनकी मम्मी उनके पास आती है। बच्चों, ये पेड़ इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, इन्हें बढ़ने में टाइम लगता है। और चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। बच्चे सो जाते हैं, पर सिम्मू अपने आमों के बारे में सोच रही थी। तभी वो देखती है कि उसका आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है और उस पर तो बड़े बड़े आम भी आने लगे हैं। ये देख सिम्मू बहुत खुश हो जाती है। तभी पेड़ कहता है, सिम्मू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए तुम मेरे आम खा सकती हो। जितना खाना चाहो उतना खा सकती हो। सच में? सिम्मू जैसे ही एक आम तोड़ने लगती है तो वो देखती है कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ गए हैं और उस पेड़ के आमों को खाए जा रहे हैं और खाते खाते सारे आम खा जाते हैं। सिम्मू, सारे आम तो ये पक्षी खा गए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब एक भी आम नहीं दे सकता। लेकिन मैंने तो पेड़ लगाया था ना, तुम्हें जीवन दान दिया था और मुझे ही तुम आम खाने से मना कर रहे हो, ये सही बात नहीं है पेड़। सिम्मू रोने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसको नींद से जगाती है। अरे सिम्मू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? मम्मी, मैंने देखा मेरे आम का पेड़ बोल रहा है और मुझसे बात कर रहा है और उस पर आम भी आ गए हैं। लेकिन मम्मी, पक्षी मेरे पेड़ के सारे आम खा गए और मेरे लिए एक आम तक नहीं छोड़ा। ये गलत बात है ना मम्मी? लेकिन बेटी, तुम्हारे पेड़ पर तो कोई आम नहीं आए और ना ही किसी ने तुम्हारे आम खाए हैं। और बेटी, पेड़ कभी बात नहीं करते। चलो आओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। सिम्मू खिड़की के बाहर झांकती है तो देखती है कि उसका पेड़ तो छोटा ही है। इसका मतलब उसने जो कुछ भी देखा था वो सब सपना था। लेकिन सिम्मू अपने पेड़ का बहुत ख्याल रखती है और उसके पास बैठकर उससे बातें भी करती है। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी,
ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ, और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा, आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज़ आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे, लेकिन EMI कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है, और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी, और बंटी बर्गर बनाया करता था, और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था, और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा, आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए, और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे।